बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 दिसंबर और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पेशावर में होने वाला शोहदा का इज्तिमा, और उसके बाद हमने आपको कुछ इंटरेस्टिंग खबरें डीजी आईएसपीआर साहब के बारे में बतानी हैं, और उसके साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ पुरसरार हरकतें हो रही हैं, उनको समझने और टटोलने की कोशिश करेंगे कि वो सब कुछ क्या हो रहा है। फिर जो कोर कमांडर लाहौर का घर, जिसको बाद में जना हाउस कहा गया, उसके बारे में एक होशरुबा किस्म का नया झूठ सामने आया है। मैं तो उसे कौमी धोखा कहूँगा, कौमी फ्रॉड कहूँगा, या पूरी कौम के साथ फ्रॉड कहूँगा। वो आपके सामने रखेंगे कि वो सब कुछ क्या हुआ है। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। अमेरिका से पिछले वीलॉग में हमने कुछ बताया था, उससे भी तरथली मची हुई है। अब वो उससे रिलेटेड और चीज़ें सामने आई हैं, उनसे और तरथली मचेगी। तो सबसे पहले पेशावर चलते हैं, जहां पर आज इज्तिमा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के उन बेटों के लिए जो 26 नवंबर को, 3 हफ्ते हो चुके हैं अब तकरीबन, डी चौक के अंदर जिनको शहीद किया गया। जाहिर है अब इसमें कोई कमी कोताही नहीं रह गई कि ये शहादतें जो हैं वो पैरामिलिट्री के जो भी दस्ते थे, वो रेंजर्स हों, वो एसएसजी हों, उनकी गोलियों से हुई। उनकी गोलियों से हुई तो जाहिर है ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की किसी न किसी लेवल पर इंस्ट्रक्शन, या जो आपने ड्रॉप साइट जो न्यूज़ का मैगज़ीन है, उन्होंने तो पूरी तफसील से सब कुछ सामने रख दिया कि कैसे इसकी प्लानिंग हुई, कहाँ से अहकामात दिए गए। पूरा हमने व्लॉग करके आपके सामने ड्रॉप साइट की वो पूरी खबर रखी थी कि जो फ़ौज का सिग्नल्स का डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, आईएसआई ने क्या किया, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखी थी। आज पेशावर में उन शहदा के लिए ये दुआया तकरीब भी हुई उसके अंदर, और उसके साथ साथ जो ज़ख्मी थे इस सारे सानहे में, वो भी वहाँ तशरीफ़ लाए। बड़ी तादाद में आवाम भी आई, जिससे ये चीज़ तो वाज़े हो गई कि जो ज़ख्मी थे और जो आवाम थी और जो शोधा के लवाहकीन थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान दोबारा पुकारेंगे, हम दोबारा जाएंगे। तो एक तो ये जो आज ही के दिन जब शोहदा के लिए दुआ की जा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मिस्टर डॉनक कह रहे हैं कि अब इनकी कमर तोड़ दी है, अब ये इस हालत में नहीं है कि ये दोबारा कॉल दे सकें और दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आ सकें। ये आज के दिन, हालांकि आज के दिन मुंह बंद रखा जाता तो बेहतर था, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, मैंने बद्दुआएं भी आज के दिन और लेनी है, मैंने लोगों से गुस्सा भी और लेना है, और मैंने लोगों की लाशों की तहकीर एक बार फिर करनी। तो आज वहाँ से जो शोहदा थे उनकी फैमिलियों ने, जो ज़ख्मी थे उन्होंने यही कहा कि इमरान खान दोबारा पुकारेंगे तो हम दोबारा जाएंगे। जो वहाँ पर मिजाज था, मूड था, जो रिएक्शन था पब्लिक का, जो ओवरऑल फील थी, उसमें गम था, तकलीफ़ थी, लेकिन उसके साथ साथ तशनगी थी, उसमें उसके साथ साथ गुस्सा था, उसमें इस्तराब था, उसमें एक सेंस ऑफ डिस्गस्ट था, जो उनके साथ एक सेंस ऑफ बिट्रेल था, जो उनके साथ उनके अपने रियासती इदारों ने, रियासती इदारे, रियासत नहीं, रियासती इदारे, रियासत तो सारे इदारों से मिलकर बनती है। ये और बात है कि आजकल हमारे जो मौजूदा फ़ौज की लीडरशिप है, हमेशा से ही शायद हम ऐसा सोचते हैं कि रियासत वही हैं, आजकल वो ज़रा ज़्यादा खुल के ये बातें कर रहे हैं, लेकिन रियासत तो सभी से मिलके बनती है। एक फ़र्द भी रियासत की इकाई है, इसी तरह अदारे भी रियासत के अहम सतून होते हैं, लेकिन वो रियासत नहीं होते। बहरहाल आज वहाँ पर ये तो लोगों का एक कमिटमेंट है, इमरान खान के साथ मोहब्बत है जो डायरेक्ट है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मैं या कोई और ये समझे कि हम बीच में हैं तो वो गलत फहमी तो हो सकती है और कुछ नहीं है। ये कनेक्शन लोगों का और इमरान खान का डायरेक्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ वहाँ से तकारीर भी हुई। ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब ने भी तकरीर की, दूसरे काबरीन ने भी की, जिसमें गम व गुस्सा भी था, कमिटमेंट भी थी, जिसमें ऐलानात भी थे कि पहले शोहदा के साथ क्या किया गया, उनकी फैमिलीज़ के साथ हम कैसे ऑनर कर रहे हैं, आगे क्या होगा। इसमें थोड़ी सी एक सेंटिमेंट जो आम पब्लिक में बातचीत हो रही थी, पंडाल में आप कह लें, वहाँ से ये भी मालूम हुआ कि
बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका बदला लिया जाना चाहिए। अब बदले का मतलब हमेशा बंदूक का बंदूक से नहीं होता। बदले का मतलब ऐसे दूरस इक़दामात हैं कि ऐसा दोबारा पाकिस्तान में कोई करने की ज़रूरत ना करे। तो वो तो चलें, जैसे जैसे हालात खुलेंगे, आगे मामलात बनेंगे, तब कोई ना कोई ऐसी राह निकलेगी कि इस तरह की चीज़ों को दोबारा हमेशा के लिए रोका जा सके और जिन्होंने किया उनको सज़ाएँ दी जा सके। तो ओवरऑल ये इमरान खान साहब की हिदायत पर किया गया बहुत अच्छा इक़दाम था। कम अज़ कम लोगों को समझ आई कि एक इज्तमाही तौर पर लोगों का मतलब है जो इस टाइम चंद लोग ऊपर बैठ के ये फ़ैसले कर रहे हैं, उनको ये समझ आई कि आवाम में कितना ज़्यादा इज़्तिराब और गुस्सा और गम है ये जो कुछ भी आपने किया है। और उनको ये लगता है कि वो इसको दबा चुके हैं। आप कुछ सियासी मसलतों में मुब्तला लोगों को तो दबा सकते हैं, या आप उनका रवैया या आप उनकी स्टेटमेंट्स को डरा धमका के या कोई और लालच दे के कुछ करके आप किसी तरह से भी वक्ती तौर पर आगे पीछे कर सकते हैं, उनकी नोक पलक अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक एट लार्ज का जो मोड है वो आप नहीं बदल सकेंगे। तो ये आज अगर इन्होंने भी लोग ज़ाहिर अपने भेजे होंगे, ये भी रीड कर रहे होंगे पल्स इस इज्तिमा की, तो अगर इन्होंने ये रीड की है तो जितनी भी कोशिश की गई है इस पर मट्टी डालने की वो नहीं हो सकी। अच्छा, चलते चलते एक बात मैं कह दूं कि अभी तक ये अहमद फरहाद बहुत ही नामी गिरामी, अब तो मैं कहूँगा एक फ्रीडम, जमहूरियत की फ्रीडम के एक दावेदार भी और उसके लिए फ्रंट लाइन पर जाके लड़ने वाले भी शायर हैं कश्मीर से। आपको पता है SI ने उन्हें उठा लिया था, फिर जस्टिस कियानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने उन्हें वापस लेके दिया था उनके घर वालों को। उसके बाद से उन्होंने ऐसे जैसे अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के लिए, और उनका ये किरदार काबिल सताइश है। हम बहुत सताइश करते हैं अहमद फराद साहब की। अहमद फराद साहब ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया और इस पर हम भी काम कर रहे हैं। हमने भी एक दो लोगों से रिक्वेस्ट की है, वो ग्राउंड पर इस पर काम कर रहे हैं कि अभी तक जितनी भी लाशें आई हैं सामने, ये या तो जो 25 और 26 के दरमियान की रात थी, आपको याद है 2-3 लोगों को तो शुरू में ही शहीद कर दिया गया था ना, चुंगी नंबर 26 पे, जो 26 नंबर चुंगी है जो इस्लामाबाद एंट्री के बाद फ़ौरन आती है, वहीं पर शहीद कर दिया गया था। फिर वो रात के वक्त का सारा काम था, फिर सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर आफ्टरनून में जाके डी चौक लोग पहुँचे थे। तो जो बाद में किलिंग्स हुई वो डी चौक में हुई। तो इसमें 2-3 लाशें तो वो हैं, उसके बाद जो बाकी लाशें हैं वो हैं जो बहुत शुरू में गिर गई। जैसे ही 3 बजे 4 बजे के बाद इक्का दुक्का करके गोलियां मार के लोगों को ज़ख्मी करते रहे, शहीद करते रहे। ये आप ये कहिए कि ये 7-8 बजे तक की तमाम लाशें हैं जो अभी तक सामने आई हैं। जो ग्राउंड पर लोग हैं, और अहमद फराद तो बिल्कुल ग्राउंड पर थे सामने, उनका सवाल ये है कि जो असल गोली चली वो तो 7-8-9 बजे के बाद चली। वो जो गोली चली उसमें शोधा सामने नहीं आए। तो वो जो ड्रॉप साइट की स्टोरी है ना, वो बड़ी मानी खेज स्टोरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ वो तो उन्होंने बताया, और उसमें ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए थर्मल इमेजिंग के लिए। अच्छा, ये स्टोरी हमारे पास पहले आई थी, कभी वक्त हुआ तो आपके सामने उनको रखेंगे, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। मेरे पास जब ये स्टोरी सबसे पहले आई, ये ड्रोन्स वाली, काफ़ी दिन पहले, और बहुत ही मुसद्दका जगह से आई, और जब ये स्टोरी आई तो उन्होंने ये कहा कि ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं, शायद कत्लो गारत ड्रोन से हुई है। तो मैंने मेरे सोर्स है मिलिट्री में, किसी ज़माने में वो कोर कमांडर रहे हैं, जाहिर है वो कराची से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो पूरे का पूरा एक मीडिया के ऊपर उनकी दस्तरस बहुत ज़्यादा है। रहे तो वो मिलिट्री में कोर कमांडर है, लेकिन मीडिया को बहुत समझते हैं, मीडिया पे दस्तरस उनकी बहुत ज़्यादा है। तो उन तक भी ये खबर मीडिया के किसी न किसी चैनल से पहुंची हुई थी। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया समझने के लिए, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ड्रोन से गोलियां भी चलाई जा सकती हैं। तो उन्होंने मुझे तफसील से बताया कि ख़बर ये मेरे तक भी आई है कि ऑपरेशन में ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने एक टर्म यूज़ की जो मैं भूल गया हूँ। वो टर्म ये थी कि जब आप गोली चलाते हैं बंदूक से, तो उसका जो पुश बैक आता है, जो वो आप अगर बंदूक रख के गोली चलाते हैं तो आपको जो वो पीछे धकेलती है, उसके लिए एक उन्होंने टर्म यूज़ की थी, मेरे से निकल गई जहन से। उन्होंने कहा कि ड्रोन उसको मेरे ख्याल में
जो उनका ख्याल था, उन्होंने कहा कि ड्रोन उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो आई वॉज टॉकिंग कि ये मुझे एक सोर्स ने खबर दी है कि ड्रोन यूज़ हुए। ये ड्रॉप साइट से कई दिन पहले ये खबर हमारे पास आई थी। याद कीजिए जिस दिन मैंने आपको ये कहा था कि सिर्फ स्नाइपर यूज़ नहीं हुए और बहुत कुछ हुआ है, और मैंने साथ कहा था कि हमारे माथे पे चेन ही लिखा, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, वहाँ पर और बहुत कुछ हुआ है। ये ड्रॉप साइट की स्टोरी आने से कोई, मैंने आपको 7-8 दिन 6 दिन पहले ये बात की थी। तो मैंने उनसे समझने की कोशिश की कि ये मेरा सोर्स तो मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन बताया कि वेल प्लेस्ड है, ये थेरी है। तो उन्होंने कहा कि मुश्किल है, ड्रोन कोई बहुत बड़ा हो तो शायद वो उस चीज़ को हैंडल कर ले। मैं तो मिलिट्री और जो फायर आर्म्स है उनका एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो आप में से सुन रहे हैं वो शायद उनकी बात से एग्री करेंगे। और उस टाइम मुझे तो ये लगा था कि शायद कोई ऐसे ड्रोन यूज़ किए गए हों, क्योंकि मुझे जहाँ से खबर फीड की गई थी वो गलत नहीं हो सकती थी। और उन्होंने कहा था कि इस ऑपरेशन में ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। तो मुझे लगा शायद ऊपर से गोलियां ड्रोन्स ने चलाई हों। तो जब मैंने खुद भी रिसर्च की तो मुझे ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ड्रोन से जो होता है वो बड़ा एमुनेशन इस्तेमाल होता है, इससे थोड़ा, गोलियां नहीं। गोली की जो पीछे को पुश होगा वो ड्रोन स्टेबल नहीं रह सकेगा या दूसरी चीज़ें। तो उसके बाद मैं खामोश हो गया। मैंने इसलिए वो थेरी आपके सामने या वो जो खबर फीड थी वो नहीं रखी। जब ड्रॉप साइट की खबर आई तो फिर समझ आई कि थर्मल इमेजिंग, जो मैं समझ पाया हूँ कि अंधेरे में अगर आपको लोग नज़र नहीं आ रहे तो थर्मल इमेजिंग, जो आपकी बॉडी की हरारत है, उससे फिर पता चलता है ड्रोन को ऊपर अंधेरे में भी कि लोग कहाँ कहाँ हैं। तो ढूंढ ढूंढ के लोगों को निशाना बनाया गया उन थर्मल इमेजिंग से। तो वो तमाम लोग जो उसके बाद शहीद हुए, उनकी लाशें जो 7-8-9 बजे के बाद, वो अभी तक सामने नहीं है। तो एक तो ये ज़हन में रखिए आज के दिन की मुनासबत से कि वो तमाम लोग अभी गायब हैं। अब चलते हैं आगे। ये खबर तो हो गई। अब अगली खबर ये है कि जो DGISPR हैं वो गए नमल यूनिवर्सिटी। ये हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं। स्टिफ है, प्रेशर में है, परेशान है। हालांकि स्टूडेंट से, तलबा से मिलने जा रहे हैं, खुश व खुरम होना चाहिए था। एक कॉन्फिडेंस का बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए थी। मैं वैसे कह रहा हूँ, बीइंग अ प्रोफेसर, मैं उन्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ हमेशा, अगर आप इस दिन DGISPR साहब की भाभी से लड़ाई हुई थी, नाश्ता अच्छा नहीं था, पेट ख़राब था, कुछ भी, वट एवर द रीज़न, बट स्टिल ही शुड हैव वेयरिंग अ स्माइल ऑन हिज फेस, गेटिंग इनटू अ यूनिवर्सिटी को फ्रंट लाइन पर, तो फ्रंट लाइन पे भी अच्छे मिजाज के साथ ही जाना चाहिए, लेकिन सड़े हुए थे, मीने काम लफ्ज़ में अगर आप कहें। आई डोंट नो कि उनको कौन कौंसल करता है, क्योंकि मीडिया के वो फेस हैं, वो पाकिस्तान आर्मी का फेस है। पाकिस्तान आर्मी क्या, DGISPR तो तकरीबन तीनों, वैसे तो उन सब के अपने अपने इदारे, नेवी और एयरफोर्स के, लेकिन तकरीबन तीनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही स्टिफ थे, स्टिफ बॉडी लैंग्वेज थी ये। जब आप देख लीजिए जहाँ जहाँ भी वो चल रहे हैं, फिर सवालात उनसे जो पूछे गए, एक तो 5-6 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 सवालात पूछने की इजाज़त दी गई। पहले तो जेन जी, ये बच्चे जेन जी हैं। ये जो जनरेशन जी है ये बड़ी मुख्तलिफ है। इनको समझने के लिए खासा मतलब आपको या तो पेरेंट होना पड़ेगा इस जनरेशन का, एक बड़ा समझदार किस्म का पेरेंट जो इनके साथ चले, इनसे बातचीत करे, इंटरेक्ट करे, इन्हें समझे, या फिर आपको इनके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये मुश्किल जनरेशन है। उसकी वजह ये है, और बड़ी काबिल जनरेशन है, उसकी वजह यह है कि ये तब दुनिया में आए जब दुनिया की हैयत बदल चुकी थी। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन का फ़्लो। ये बच्चे फ़ोन पे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। हम जो पुरानी जनरेशन वाले हैं ना, सानू उदों तक सुकून नहीं आता ਜਦੋਂ तक फ़ोन पे बात ना कर लें, बल्कि बिल मुशाफा बात करें तो हमें और भी मज़ा आता है। जिनके बच्चे हैं इस उम्र में, वो आपको बता सकेंगे, 20 साल के ऊपर नीचे के करीब जिनके बच्चे हैं, मीन उससे नीचे या ऊपर, थोड़ा ऊपर या बाकी नीचे तक वाले, दे डोंट लाइक टू टॉक ओवर द फोन, दे लाइक टू टेक्स्ट। क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल हैं कम्युनिकेट करने में टेक्स्ट में कि उन्हें बात करके वो सारी मुद्दा नहीं वो समझाते, वो टेक्सटिंग से ही। माएँ अक्सर चिढ़ती भी हैं, वो चाहती हैं बच्चा फ़ोन उठाए, लेकिन बच्चा आगे टेक्स्ट में बताता है और कहता है अम्मा टेक्स्ट पे पूछो, मैं किधर हूँ मैं बताऊँगा, ये फ़ोन नहीं करे मुझे। तो ये माओं की और बच्चों की आपने हर जगह पर ये तकरार देखी होगी। तो ये इस पे लड़ा ना करे, ये नया रवाज है, नई रीत है, नया ज़माना है, नई इक़दार है। तो बहरहाल वापस आता हूँ कि ये जेन जी को वो लेक्चर दे रहे। तो एक तो मेरा हासा निकल गया कि फ्री स्पीच, इंटरनेट, फेक न्यूज़, इसके ऊपर वो जेन जी को बता रहे हैं। ये वो जनरेशन है जो खुद से 5 मिनट में सारा पोस्टमार्टम कर देती है।
मसलन ये आपके सामने एक अकाउंट रख रहे हैं सिर्फ बताने के लिए कि ये बच्चे क्या करते हैं। ये कोई खातून है जो बेज़रर किस्म की तस्वीरें अपनी फेक बना के कहती हैं, कभी मैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को मिली हूँ, कभी मैं इटली के। उसने अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाया हुआ है, कभी उसने शनैल का बैग पकड़ा हुआ है, कभी वो चढ़ रही है किसी चार्टर्ड प्लेन पर, कभी कुछ। तो वो ये कोई खातून है या कोई मर्द है मुझे नहीं पता, बहरहाल उसका ये जो अकाउंट है वो उस पर फॉलोअर्स लेने के लिए बेज़रर, किसी को अटैक नहीं है, ये नहीं कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर फ़लाँ से बारे में बात की, नहीं, वो सिर्फ अपनी एक अपनी ख्याली दुनिया में फेक तस्वीरें लगा के। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो जेन ज़ी है ये कितनी तगड़ी है कि उन्होंने उसका भी पोस्टमार्टम कर दिया। आज मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, मुझे किसी ने भेजा, तो इनको DGSPR साहब बता रहे थे कि फ़ेक न्यूज़ क्या होती है। अब सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो आप खुद हैं DGSPR साहब। आपका डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलवाता है मीडिया के अंदर। जिस तरीके से आप सारे मामले को कंट्रोल कर रहे हैं, उससे बड़ा फेक न्यूज़ का मंबा और क्या है। बहरहाल बच्चों ने सवालात पूछे, बच्चों को मना किया हुआ था जो ज़्यादा आउटस्पोकन बच्चे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सभी को पता होता है उनके बारे में, टीचर्स को, सबको, उनको जाने से मना किया हुआ था। कंट्रोल्ड नमल के अंदर ये गैदरिंग थी, और नमल भी एक फ़ौजी यूनिवर्सिटी ही है, इसको आप समझें, है तो सिविलियन, लेकिन उसके ऊपर भी बड़ी देर से फ़ौजी हजरात का ही कंट्रोल है, ज़्यादातर वहाँ पर भी फ़ौजी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने जाना पसंद फरमाया है। तो जो सवालात पूछे गए उसमें एक बच्चे ने कहा कि सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन सवाल पूछने से पहले ये पूछ लूँ कि कहीं मुझे उठा तो नहीं लिया जाएगा। तो DG साहब ने अपनी पूरी मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके उन्हें कहा कि क्या आप किसी को जानते हैं जिसको ऐसे उठाया गया सवाल पूछने पे या कोई ट्वीट करने पे। उसने कहा सर एक को नहीं 2 को जानता हूँ। उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। DG साहब ने कहा नहीं ये फेक न्यूज़ है। So Bharat, he went there to I think to launch a propaganda campaign or to tell himself that I am doing something meaningful. लेकिन वहाँ से भी वो खासे मायूस वापस आए, क्योंकि जो तलबा का ओवरऑल, आप ये वीडियो जो देख रहे हैं साथ स्क्रीन पर, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा इसमें म्यूज़िक चल रहा है। इस वीडियो में कहीं DG साहब की आवाज़ नहीं है, ये गूंगी वीडियो है। वह जैसे बाजी मरियम की नहीं टिकटॉक बनती, हालांकि जो स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है उसमें से ऑलवेज पीसेस उठा के स्टूडेंट के सवाल के फिर जवाब के वो पीसेस फ्राहम किए जाते हैं। अब ट्विटर के ऊपर तो DG साहब खामोश है। फेक न्यूज़ का क्या तदारक होगा? सबसे बड़ा एक तदारक तो ये है कि आवाज़ें बंद कर दो, यहाँ से मुंह के अंदर बंदूक की नाली रख के गोली चला दो, आवाज़ ही बंद हो जाए, गला ही बंद हो जाएगा, दिमाग ही फट जाएगा। तो आपको जिससे एतराज़ है ये फेक फैला रहा है ये, लेकिन दुनिया में तो ये नहीं किया जाता ना। दुनिया में तो अगर फेक न्यूज़ है, जैसे मैंने अभी आपको ये जेन ज़ी का बताया, तो आप उसके बदले में हकीकी खबर दे देते हैं। तो हकीकी खबर के लिए आपके अल्फाज होने चाहिए। तो एक तो जवाब देते हुए कितना गुस्सा है DG साहब के चेहरे पर, आप देखें इस वीडियो में सारी में। म्यूज़िक चल रहा है, कहीं आवाज़ नहीं, सिर्फ आखिर पर तालियां बजने की आवाज़ है। वो हमें नहीं पता कि वो तालियां DG साहब की किसी बात पे बजी हैं जो दिखाई गई हैं आखिरी 1 सेकंड में, या वो स्टूडेंट्स ने उस सवाल पर उठाई हैं जिसमें किसी ने कहा कि मैंने चुकते नहीं लवोगे, मुझे उठा तो नहीं लोगे। बहरहाल इट वॉज बैड डे फॉर DGSPR वंस अगेन। अब मैंने आपको कहा कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कुछ पुरसरार हरकतें हो रही हैं, उस पर बात कर लें। तो छुट्टियां दी जा रही हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, आगे पीछे छुट्टियां दी जा रही हैं। अब कल फिर स्कूल बंद कर दिए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के। हालांकि हम तो चाहते हैं कि हमारे दुश्मन का भी बच्चा पढ़े, हमने उनको भी पढ़ाना है, ये हमारा तो मोटो ये है कि बच्चों को पढ़ाना है। पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के बच्चों को छुट्टी पे छुट्टी दे रहे हैं हम, फिर दोबारा छुट्टी दे दी है कल। अब ये मेरे हिसाब से बड़ा पुरसरार है, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि इसमें से ये क्या करना चाह रहे हैं। क्या कोई नया प्रोपेगेंडा तो इसके अंदर लॉन्च नहीं हो रहा? तो ये क्या करना चाह रहे हैं? तो एक तो ये पुरसरार हरकत इन्होंने की है। फिर मैंने आपको कहा था कि मैं जो लाहौर के कोर कमांडर हैं, कोर कमांडर हाउस जिसे बाद में जिना हाउस कहा गया, उसके बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ आया है, वो आपके सामने रखूँगा। वो इंकशाफ बाजवा साहब एक वकील हैं, जो एक हादी नामी शायद नौजवान है, जो इस टाइम मिलिट्री ट्रायल भुगत रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स में है, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक मैं ये कहूँगा कि भद्दा तरीन फैसला किया है। उन्होंने उसमें एक इंकशाफ किया, उस पर मैं बाद में बात करूँगा, कल के वीलॉग में बात करूँगा। उस पर भी एक DGSPR साहब का डिपार्टमेंट एक सायॉप कर रहा है, एक बड़ी बारीक वारदात डाल रहा है।
और आपने ये नैरेटिव सुना होगा मीडिया के अंदर कि अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी, अब ये लोग जो हैं ये अब ये लोग जो हैं ये इनको सज़ाएं सुना देंगी और ये देगी मिलिट्री कोर्ट्स, और ये सिविलियन कोर्ट्स में आ जाएंगे या जेलों में आ जाएंगे, जेलें काट के घर आ जाएंगे, ये बड़ा अच्छा हुआ। नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ये बिल्कुल ये ISPR का, DG ISPR का बयानिया है जो मीडिया के अंदर फैलाया गया है। ज़रूरी नहीं कि हर बताने वाला दोस्त जो है वो इनके कहने पे, लेकिन ये सायॉप करते हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन छोड़ते हैं, तो फिर बड़े मुअज़्ज़ज़ लोगों के थ्रू भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सहाफ़ियों तक पहुंचाते हैं, और सहाफ़ी समझते हैं ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, तो ये फिर सामने रख दी जाती है। ये कैसे अच्छा हो सकता है? ये ऐसे ही है जैसे एक बंदे की बेचारे की टांग कट जाए तो उसकी को गर्दन भी काट दे, तो आप ये कहें कि खुदा न खास्ता अच्छा हुआ, बगैर टांग के कैसे ज़िंदा रहता, चलो जान ही छुट गई, ऊपर चला गया। ये आई नो ये बेहुदा सी मैंने एनोलॉजी दी है, लेकिन ये उसी तरह की इतनी बेहुदा बात है। ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल होना, दिस इज़ डिस्गस्टिंग, दिस इज़ डिस्गस्टिंग टू स्टार्ट विद, दिस इज़ डिस्गस्टिंग। इसके ऊपर अगली कोई बात ही नहीं कि उनकी जान छूट जाएगी या उनका ये हो जाएगा, या ये मज़ीद आप उनकी तो मतलब वो बेचारे तो 85 हैं ही हैं, या आपने पूरी अगली कौम की भी जो गर्दनें हैं वो इसमें फंसा दी। इसका बिल्कुल ये इसके बारे में ये मंजर ना खरीदें कि ये अच्छा हुआ वो छूट जाएंगे, उनकी जान छूट जाएगी। कहाँ से जान छूट जाएगी उनकी बेचारों की? उनको और इन्होंने अब क्या करना था? सबूत तो इनके पास कोई था नहीं। अब उनको कन्विक्ट करेंगे और वो सारी ज़िंदगी ना कोई नौकरी ले सके ना कुछ और, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं बेचारे मिलिट्री कोर्ट से। सबूत इनके पास था नहीं, अल्लाह के केसेस बनाने वालों ने कन्विक्ट होना था, उन्होंने नहीं होना था। अब जो बेचारा मासूम था उसे आपने मुल्जिम बनवा दिया। और नैरेटिव क्या बेच रहा है DG ISPR का डिपार्टमेंट, जो फेक न्यूज़ का मंबा है असल में, कि जी उनकी देखें जान छूट जाएगी, फैसला हो जाएगा, अभी तो वो जेल में अड़े हुए थे। ये वो मैं ये कहूँगा कि थकी हुई जहनीत है जो हमारे मुल्क में ज़्यादातर ईवल की वो उस वैसी सोच है, खाता है तो लगाता भी है, ये बिल्कुल वैसी ही सोच है। एनीवेज, तो एक तो ये कोर कमांडर के जो घर के बारे में एक नई चीज़ सामने आई है कि ये जब 9 मई को ये सब कुछ करवाया गया, अगस्त के महीने में जो कोर कमांडर की रेजिडेंस थी उसको एक नोटिफिकेशन के थ्रू कोर कमांडर का दफ्तर डिक्लेयर कर दिया गया। अब सुनने में तो बड़ी आम सी बात लगती है। 9 मई हो गया, उसका सारा मुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। उसके बाद कई महीनों के बाद आफ्टर थॉट आया और अगस्त के महीने में उसे दफ्तर डिक्लेयर कर दिया। ये कितनी मासूम सी बात लगती है। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर, अब तो मैं वकील तो नहीं हूं, पर इनकी मेहरबानी, इन्होंने इतने केस बनाए मेरे पे, ट्रायल मैंने इतने भुगते कि आधे से ज़्यादा क्रिमिनल लॉ को समझ भी गया हूँ। और कई दफ़ा तो मेरे वकला को भी ये तंग करते थे, वो अदालत पहुँच नहीं पाते थे, मुझे यकीन कीजिए खुद आर्गूमेंट करने पड़ते थे कोर्ट में, तो फिर पढ़ना पड़ता था। तो जो क्रिमिनल फौजदारी का मुकदमा होता है ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिसमें होती, उसमें आप आफ्टर थॉट कुछ नहीं कर सकते। आप उसमें जो एविडेंस होती है उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसमें कुछ नया बैकडेट में नहीं बना सकते। वो फिर आपकी क्रिमिनल इंटेंट है, फिर उसका मुकदमा आप पर होता है। तो ये बुनियादी तौर पर जिसने ये नोटिफिकेशन साइन किया, जिसने ये सब कुछ किया, ये उन सब के ऊपर मुकदमा बनता है। ये फोर्जरी है, ये अदालत को गुमराह करना है। ये केस ये ऐसे ही जैसे किसी के कत्ल के शवाहिद आप छुपा लें, मतलब कोई कत्ल हुआ है और आपको पता है ये शख्स ऐसे कत्ल हुआ है और इस आले से हुआ, और आप वो आला कहीं फेंक दें, छुपा लें, तो जैसे आपको फिर उस कत्ल के शवाहिद छुपाने पर सज़ा होती है, ये बिल्कुल तकरीबन उसी तरह का काम है कि आपने एक झूठे शवाहिद क्रिएट किए हैं किसी को इम्प्लिकेट कराने में, और बुनियादी तौर पर आप अदालत को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, कानून को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जिसने भी ये नोटिफिकेशन किया है वो उसने बहुत ही मैं यही कहूँगा कि ये धोखाधड़ी है, कौम के साथ धोखाधड़ी है। और मैं आपको बताता रहता हूँ ना कि 95% हम मॉरली करप्ट हैं, तो बस फिर ऐसे ही काम हमने करने हैं। हम मज़हब भी बेच देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी भी बेच देते हैं, स्टेट के ऊपर एतमाद भी बेच देते हैं, सब कुछ बेच देते हैं जहाँ हम हमारे। तो ये जिसने भी ये किया है उसने कहा कि ये 9 मई में वैसे तो फंसेंगे नहीं, वो उसकी रेजिडेंसी दफ्तर बना दो, दफ्तर बना देंगे तो फिर ऐसे होगा कि एक सर्विंग फ़ौजी अफसर के ऊपर उसके दफ्तर पर हमला, रियासत पर हमला हो गया, तो बस फिर ये मिलिट्री कोर्ट्स में चला जाएगा। और क्योंकि फ़ौजी इंस्टॉलेशन पर हमला हो गया, वैसे तो वो
जना साहब की मलकियत थी ना वो घर, तो जना साहब तो सिविलियन ही थे, सिविलियन के घर पे हमला तो फिर सिविलियन का ही काम होना था, तो इसलिए दफ्तर बना दिया गया उसे। लेकिन कानून की नज़र से अगर आप प्योरली देखें, और मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं मे बी आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन क्रिमिनल केसेस जो फेस किए उसमें बार बार यही पढ़ा कि जो एविडेंस आप बाद में क्रिएट करें वो एडमिसिबल नहीं है, बल्कि उल्टा आपके ऊपर केस हो सकता है इफ़ इट इज़ प्रूवन कि आपने वो बाद में करने की कोशिश की, आपका आफ्टर थॉट है। इसीलिए जो एफआईआर होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कटवाते हैं, और बहुत जल्दी कटवानी होती है। और एफआईआर करवाते हुए अगर आप उसमें कोई ऐसी बात कह दें जो हकीकत से डिफरेंट हो, तो बाद में वो पूरे केस की तबाही, या आप क्रिमिनल केस के अंदर कोई पहले स्टेटमेंट दे दे आपका वकील और उसके बाद आप चेंज करने की कोशिश करें, तो वो आफ्टर थॉट होता है। जो मुझ पर, अरशद शरीफ शहीद पर, जिस केस में मुझे उठाया था, अरशद शरीफ शहीद को मुल्क से बाहर जाना पड़ा था, उसमें भी जो आफ्टर दैट अमाद यूसुफ को जब कोर्ट ने, जो ARY के प्रेसिडेंट हैं, उनको जब कोर्ट ने बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्चार्ज किया, उस केस को ही ख़त्म किया उनके ऊपर, उनकी हद तक, तो उसमें भी यही इसी पॉइंट के ऊपर कि आफ्टर थॉट था। उस केस को बनाने के बाद इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने केस ही ख़त्म कर दिया। तो यहाँ भी इवेंचुअली यही होना है अगर ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आए। तो जो लोग आपको ये बताते हैं कि अच्छा हो गया, तो वो आपको गलत बताते हैं। मैं कोई उनकी इंटेंट पे बात नहीं कर रहा, किसी को गद्दार, किसी को बुरा अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन दैट इज़ अ सिंपल प्योर स्टुपिडिटी। तो बहरहाल और भी खबरें थी, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, उनको सुबह के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।